जय हिंद आप सभी को। आज का जो वीडियो है बेसिकली फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा वालों के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है IMED, जिसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये जो सब्जेक्ट होता है पूरी तरीके से थ्योरी होता है, 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और होता क्या है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर लोग इस सब्जेक्ट्स को पढ़ते नहीं हैं। और इस सब्जेक्ट्स में भी बैक आया। अभी 5 दिन पहले मेरे रिज़ल्ट आया, मेरे कई दोस्त हैं जिनका IMED में बैक आया। कारण ये होता है कि ज़्यादातर लोग ये होते हैं, वो सोचते हैं कि यार IMED ये थ्योरेटिकल है, एक दो रात पढ़ लेंगे चले जाएंगे एग्ज़ाम देने। डिप्लोमा में बहुत सारे लोग इसी एक रात पढ़ते हैं और जाके दे के चले आएंगे, हो जाएगा क्लियर। इसी के चक्कर में नहीं हो पाता। लेकिन जो लोग पहले से होते हैं समझदार और पहले से पढ़ते रहते हैं, तो इस सब्जेक्ट्स को बहुत कम टाइम में आप अच्छे से तैयार भी कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आप इस सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम देते हो ना, तो ये सब्जेक्ट आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और थ्योरी है तो इससे आपका नंबर भी अच्छा खासा बन जाता है और आपका परसेंट भी अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए जो मेरे पास ये है ना, ये पूरा देख लीजिए, IMED का पूरा नोट्स है। इतने में पूरा समाप्त हो गया है IMED। और इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इतना पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मान लीजिए यदि आप 6-7 दिन पहले देख रहे हो तो आप को मैं बताता जाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, वही पढ़ लीजिएगा। तो इस टाइप से चीज़ें हैं। तो वही है कि देखिए कोई सा भी सब्जेक्ट शुरू करें तो उसके लिए आवश्यक होता है कुछ सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लें। क्योंकि यदि बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए यहाँ पे जान लीजिए जो होता है IMED, ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। जो पहला सेक्शन होता है ए होता है और दूसरा सेक्शन ए। तो जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में आता है, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, यानी जैसे जो हम लोग उद्योग लगाते हैं उसके बारे में। दूसरा क्या है, नहीं भाई एक सेकेंड, इसका जो पहला सेक्शन है उस पहले सेक्शन का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप में जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर उसका नाम मार्केट सर्विसिंग एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। यानी कि दूसरा जो चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, यानी कि सेक्शन ए के अंतर्गत दूसरा चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जैसे ना कोई जैसे जब हम उत्पाद बनाते हैं, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ देख के उसको करना पड़ता है जिससे मार्केट में हमें कोई ज़्यादा असुविधा ना हो। तीसरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, आगे मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए में टोटल 3 चैप्टर हैं। सेक्शन बी में जो चौथा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, 5वां है लीडरशिप एंड मोटिवेशन, नेतृत्व के बारे में पढ़ना है और इसमें मोटिवेशन क्या है। इसके बाद 6वां चैप्टर है मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज, 10 नंबर में आता है। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, उसका स्कोप क्या है अलग अलग एरिया में। इसके बाद 6 नंबर में क्या है, 7वां चैप्टर जो कि सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, वर्क कल्चर। वर्क कल्चर का आप सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए ना, जैसे देखिए जो आर्मी वाले होते हैं उनका काम अलग होता है और इसके बाद जो एक शिक्षक होता है उनका काम अलग होता है। यानी कि दोनों लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके काम करने का तरीका, काम करने का अंदाज अलग है। तो उसी को कहते हैं वर्क कल्चर, यानी कि सबका अपना अलग अलग वर्क कल्चर होता है। विस्तार से आगे जानेंगे क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद देखिए बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके बाद 9वां जो चैप्टर है मिसलेनियस टॉपिक्स, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर में करके। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम चलिए पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं और आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर को समाप्त कर देंगे। और देखिए जो मेरा नोट्स है इसमें मैं बनाया हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन नहीं है, और इसी चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने अपना नोट्स बनाया है। अभी देखिए इस साइड भी है, लेकिन अब इस साइड कैमरा में नहीं आ रहा तो इस साइड मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, इसी साइड चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला चैप्टर सेक्शन नंबर ए है, आप सभी को जानते हैं सेक्शन ए है। और सेक्शन ए के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें उद्यमिता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई अलग से क्वेश्चन यहीं से बनता रहेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताऊँगा। उद्यमी को समझाइए,
उद्यमी को समझाएंगे मतलब देखिए क्या है। देखिए उद्यम ऐसा व्यवसाय है जो विशेषतः 4 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। आप समझ लीजिए जैसे जब कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए 4 फैक्टर होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। पहला क्या होता है, भूमि। दूसरा क्या होता है, श्रमिक। तीसरा क्या होता है, पूंजी। चौथा क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप। देखिए भाई भूमि चाहिए, जैसे आप जहाँ पर भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए ज़मीन भी तो चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेस करोगे तो आप अकेले करोगे, कुछ श्रमिक चाहिए, कुछ लेबर चाहिए। इसके बाद भाई जब आपके पास श्रमिक रहेगा तो उसके लिए क्या खर्च करना पड़ेगा, आपको पैसा उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो पूंजी भी चाहिए। और इसके बाद क्या है, उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि देखिए आपको पहले क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए ज़मीन, फिर क्या चाहिए आपको, श्रमिक चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, पूंजी। और इन तीनों चीज़ किसके पास होता है, उद्यमी के पास। अब होता कि जिसे मान लीजिए आपके पास ये है लेकिन बिजनेस करने वाला कोई है ही नहीं, तो आप उद्यमी कैसे बनेंगे। तो इसलिए ये सब 4 फैक्टर होता है उद्यमी के लिए। अब देखिए उद्यमी की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि उद्यमी की परिभाषा बताइए। तो देखिए कई लोग दिए हैं लेकिन जो हम 3 लोगों का बेसिकली देखेंगे। तो पहला क्या है, संपीटर के अनुसार। संपीटर कौन थे, आगे अभी आपको पता लग जाएगा। इन्होंने क्या कहा था उद्यमी के बारे में, इन्होंने कहा था कि उद्यमी जो होता है वह व्यापार को नेतृत्व प्रदान करता है। वह सिर्फ पूंजी का स्वामी नहीं होता है बल्कि दूरदर्शी उत्साही का बल्कि एक दूरदर्शी उत्साही काबिल व्यक्ति भी होता है जो मौके और अवसरों को तलाशता है। ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि यार ये लिखा कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। जो मैं लिखा हूँ वो आप लिख सकते हो, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी आप लिख सकते हो जैसे आपको सेंटेंस याद करने में सरलता हो। अब ये जो थोड़ा स्टैंड हिल रहा है ये अब दोबारा नहीं हिलेगा, ठीक है। तो समझ गए ना संपीटर ने क्या कहा। संपीटर ने कहा कि भाई देखो जो उद्यमी है वही व्यापार को नेतृत्व प्रदान करता है और वह सिर्फ पूंजी का स्वामी नहीं होता है बल्कि वह एक दूरदर्शी उत्साही काबिल व्यक्ति भी होता है। जैसे मान लीजिए जो मेजर होता है वह आर्मी का नेतृत्व करता है ना, भाई आतंकवादी अगर आ गए तो आतंकवादी को मारना है। ठीक उसी प्रकार से जो एक अच्छा उद्यमी है वो सिर्फ व्यापार को नेतृत्व प्रदान करता है। और ऐसा मत सोचिए वो केवल पैसा है उसके पास पैसे का स्वामी होता है, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो दूर तक सोचता है कि भाई साहब उद्यमी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आने वाले 5-6 महीने में क्या डिमांड रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो इसलिए वह दूरदर्शी होता है और उसके अंदर एक उत्साह रहेगा और वह काबिल व्यक्ति भी होता है। ठीक है, तो ये होता है संपीटर के अनुसार। दूसरा क्या है, जोसेफ है संपीटर। संपीटर अलग है, जोसेफ है संपीटर अलग हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि उन्नत अर्थव्यवस्था में उद्यमी जैसे कोई एक अर्थव्यवस्था जैसे होता है ना जीडीपी, आप सभी जानते होंगे। उन्नत अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अर्थव्यवस्था में कुछ नया जोड़ता है, उत्पादन की नई विधि का प्रयोग करता है जिससे उपभोक्ता पूर्व में परिचित न हो, कच्चे माल के नए स्रोत तथा उत्पाद के नए बाजार तलाशता है। इनका मतलब क्या है कि जैसे देखिए जो उद्यमी होता है वह उन्नत यानी कि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में कुछ नया जोड़ता है और उत्पादन की नई नई तकनीकों को अपनाता है। और कच्चे माल जैसे देखिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना। जैसे मान लीजिए भाई अगर जैसे मान लो हम यही इंक बना रहे हैं तो इसके लिए कई सारे मटेरियल चाहिए ना कि भाई देखो इसको पहले बनाना है, लिक्विड चाहिए, फिर ये प्लास्टिक चाहिए, फिर इसको इस टाइप से जो चढ़ाया गया है ये चाहिए, तो कई सारे मटेरियल चाहिए भाई ना। तो मान लो ये सब तो केमिकल ये सब लगभग मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ हम बना रहे हैं जो कच्चे माल से बन रहा हो तो उसके लिए भी भाई कच्चे माल चाहिए ना। तो ये सब चीज़ कह रहे हैं कि यही उन्नत अर्थव्यवस्था में जो उद्यमी होता है वह कुछ नया जोड़ता है। क्यों नया जोड़ता है, देखिए जब वो कुछ उत्पादन करेगा तो वह कुछ उन्नत अर्थव्यवस्था में कुछ नया जोड़ रहा है ना। और होता क्या है, जो उद्यमी होता है वह नई नई तकनीकों का प्रयोग करता रहता है और कच्चे माल के नए स्रोत और उत्पाद के लिए नया बाजार तलाशता रहता है। जो तीसरे हैं वो तीसरे हैं फ्रांस के। फ्रांसीसी
अर्थशास्त्री जेबीसे के अनुसार उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को निम्नतम स्तर से उठा करके उच्चतम स्तर तक लेके जाता है। बस इनका मतलब वही सिंपल है, जैसे जो उद्यमी है भाई, वह जो भी संसाधन होता है उसको एक निम्न स्तर से उठा करके एक निम्न उच्च स्तर तक लेके जाता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन होता है, जैसे जब वो एक बिजनेस शुरू करता है तो बहुत छोटी चीज़ से शुरू करता है, लेकिन आगे चल के वह उस बिजनेस को एक नए मुकाम पे लेके जाता है। तो वही चीज़ होता है बेसिकली उद्यमी, फ्रांसीसी जेबीसे के अनुसार। ठीक है, ये तो इनका आप नाम देख ही लिए होंगे, जेबीसे। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकला कैलकुलेशन कि भाई अतः हम कह सकते हैं कि किसी नए उद्योग को स्थापित करने एवं उसके स्थापना के बाद आने वाली प्रारंभिक कठिनाइयों से सफलतापूर्वक पार पाकर उद्योग को ऐसी स्थिति में लेके जाना जिससे उद्योग को अधिक से अधिक लाभ अर्जित हो, तो उस ऐसे साहसी व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। चीज़ों को समझिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि इन सभी डेफिनेशन को देखने के बाद फाइनली ये डिसीजन लिया जा सकता है या कहा जा सकता है कि जो उद्यमी है वह व्यक्ति होता है जो किसी नए उद्योग को स्थापित करता है। उस नए उद्योग को स्थापित करने के बाद उसमें आने वाली प्रारंभिक चुनौतियों से लड़ करके अपने उद्योग को एक नए स्तर तक लेके जाता है। जैसे आप जानते होंगे, चाहे आपके गांव मान लीजिए कोई लघु उद्योग करे या बहुत बड़ा उद्योग करे, जब वह भाई कोई उद्योग करता है ना, तो उसको शुरू में बहुत टेंशन होता है, दिक्कत, भाई ये लाना है, वो लाना है, ये करो, वो करो। लेकिन जो सच्चा उद्यमी होता है वो इन सब चुनौतियों से लड़ता है और धीरे धीरे लड़ते लड़ते 5-6 महीने बाद कंडीशन ऐसी आ जाती है, उसका जो उद्यम होता है, उसका जो व्यापार होता है, वो अच्छी कंडीशन में जाने लगता है। और जो कमज़ोर लोग हैं वो लोग हार मान जाएंगे। तो हो गया उद्यमी। उद्यमी 4 पिलर हैं, आप याद कर सकते हैं। पहला क्या है, देखिए आप कह सकते हो पहला भूमि है। दूसरा देखिए, जब आपके पास ज़मीन रहेगी तभी आप उस पर आदमी काम करा सकते हैं, तो यानी श्रमिक। और श्रमिक का काम करवाएंगे तो भाई आपको क्या चाहिए, पैसा। और जब पैसा रहेगा और जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है उसे कहते हैं उद्यमी। तो 4 चीज़ चाहिए, ज़मीन, लेबर, मनी, उद्यमी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उद्यमी में कौन कौन से गुण होते हैं। यानी कि कह रहा है कि जो हमारे उद्यमी होते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, उनके अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटी होती है जो हर किसी आदमी में नहीं होती है, केवल एक उद्यमी में होती है। तो देखिए कई सारे गुण होते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में 9 नहीं बल्कि 10 क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो पहला आप खुद ही देख रहे हो, प्रशासनिक योग्यता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रशासनिक योग्यता, देखिए एक सफल उद्यमी में उच्च प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और प्रत्येक को विकास के मौके देना एक उद्यमी का प्रशासनिक गुण है। किसी व्यक्ति अथवा समूह से कोई कार्य बिना उसकी भावना को चोट पहुंचाई कराना ही उच्च प्रशासनिक योग्यता है। इनके कहने का मतलब है भाई देखो, प्रशासनिक योग्यता वो है जैसे आप किसी से कोई सा भी काम करवाओ तो उसको ऐसा ना लगे कि यार तुम मुझसे, जैसे मान लीजिए अगर किसी का मन है कि सर नहीं ये मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, आप उसे कोई दूसरा काम बता दो, ऐसा नहीं कोई कराओ। यही सब चीज़ें योग्यता होती हैं। और जैसे मान लीजिए कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो जो उद्यमी होता है वह यह डिसाइड कर लेता है भाई ये टास्क किससे पूरा कराया जाए जो ये जल्दी कर सकता है। तो ये सब क्वालिटीज़ होती हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप में। दूसरा क्वालिटी क्या होता है, क्रिएटिविटी। अब देख लीजिए जो ये होता है मतलब उद्यमी, वो क्रिएटिविटी वाला होगा, वो कुछ नया सोचता रहेगा। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप बने लेकिन कुछ दिन बाद असफल हो गए, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप वो भी होता है जो लाखों कठिनाइयों से लड़ता है, कुछ भी करता है पर वह हार नहीं मानता। तो इस टाइप का जो होता है उसे ही कहा जाता है क्रिएटिविटी। तो यानी कि एक उद्यमी में एक क्वालिटी यह भी होनी चाहिए कि वह कुछ नया सोच ले और वह बुद्धिमान भी हो। आत्मविश्वास, तो आप सभी जान रहे हो कि आप कोई सा भी काम करे हो तो उसके लिए आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ कहा गया कि व्यवसाय में सफलता पाने के लिए उद्यमी में भरपूर आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्या होता है, तीसरा क्या है,
चौथा क्या है, दूरदर्शी। आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं और वह दूर तक ना सोचे। जैसे मान लीजिए अभी आपको एक होता उद्यमी ना कि भाई अरे यार 6 महीने बाद इस चीज़ की मांग होगी, 6 महीने बाद यार इस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। तो उसे जब पहले से मालूम होगा कि भाई 6 महीने बाद पटाखे की मांग ज़्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है कि वह दिसंबर में, अगर दीपावली है तो दिसंबर से प्रोडक्ट बनाएगा, बल्कि वह जुलाई से ही बनाना चालू कर देगा कि भाई दीपावली से 15 दिन पहले हमें सारा प्रोडक्ट तैयार कर लेना है। जितना हमें पटाखे दगाने हैं या जितना पटाखे का हमें सेल करना है वो पहले से हमें तैयार करना है। ये नहीं भाई अब दीपावली आ गई अब चलो तैयार करो, ऐसा नहीं। तो एक क्वालिटी किसके अंदर होती है, एक क्वालिटी उद्यमी के अंदर होती है, वो पहले से सोच लेता है। अस्पष्टता आजकल बड़ा लोगों में समस्या है। जैसे आप सब में ही शायद होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार क्लास 12th के बाद मुझे ये करना था, या कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार डिप्लोमा के बाद क्या करें, जॉब करें कि जॉब के साथ बीटेक कर लें, कि यार पढ़ाई करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें। तो वहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती है। जबकि एक जो उद्यमी होता है ना, उसके अंदर ऐसा गुण होना ही नहीं चाहिए। और भाई बिल्कुल एकदम स्पष्ट उद्देश्य वाला होगा कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है, ऐसे काम करना है और इतने टाइम पे इस टाइप की सफलता चाहिए। तो ये होता है कि क्लियरिटी एक भाई उसके मन में, हाँ तो ये चीज़ होना चाहिए एक उद्यमी के अंदर। इसके बाद देखिए कम्युनिकेशन। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और वो भी ऐसा कम्युनिकेशन नहीं कि जो लगे कि ऐसे भाई बेकार आदमी है। कम्युनिकेशन आपका इस टाइप से होना चाहिए जिससे आप अपने किसी भी बात को बड़े कम शब्दों में अच्छे तरीके से कह सकें और दूसरे को समझा भी सकें। ऐसा नहीं है कि कम कहने के चक्कर में दूसरा समझ ही ना पाए। इसके बाद देखिए जो सातवां हमारा है डिसीजन, निर्णय। सातवां देखिए क्या है, निर्णय लेने वाला, यानी कि क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब देखिए जैसे मान लीजिए जो भी उद्यमी है वह निर्णय नहीं लेना जा रहा, नहीं जानता। जिसे आप जानते हो ना, कोई पॉलिटिशियन होता है तो कई बार कुछ पॉलिटिशियन होते हैं क्या है, दूसरी पार्टी में चले, चुनाव आता है अपनी पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में चले जाते हैं। उनको लगता है शायद वो पार्टी जीत रही है। अगर वो पार्टी जीत गई तब तो मान लीजिए उनका अच्छा, बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन अगर वो पार्टी हार गई तो उनका निर्णय खराब था। तो यही क्वालिटी है कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी होती है, वो परिस्थितियों को पहले ही भांप लेता है, इसीलिए वो जो निर्णय लेता है वो लगभग सही होता है। और वो उस निर्णय को लेते समय उसको चाहिए कि वो अपने पूरे अनुभव का सदुपयोग करे। अब देखिए तकनीकी योग्यता। देखिए भाई आजकल आपको क्या लगता है कि आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम करें और बिना तकनीकी योग्यता खो पाएगा? हर चीज़ का आजकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आपके अंदर तकनीकी योग्यता हो। अब फिर देखिए क्या है, जोखिम उठाने वाला, विलिंग टू टास्क रिस्क। यानी देखिए भाई जो उद्यमी होता है ना, उद्यमी दरअसल कहते ही उसी व्यक्ति को हैं जो जोखिम से लड़ करके, कठिनाइयों से पार कर के उद्यम को एक ऐसे स्थान पर लेके जाता है जहाँ सफलता होता है, उसे ही उद्यमी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, 10वां क्या है, आशावादी। यानी देखिए जो उद्यमी है ना उसको हमेशा एक आशावादी होना चाहिए। ये नहीं कि यार नहीं भाई मेरा बिजनेस चले कि ना चले, ये क्वालिटी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। तो भाई इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना, भाई थोड़ा पानी पी लेता हूँ उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उद्यमिता के विस्तार की आवश्यकता को उल्लेख कीजिए, यानी कि नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनका कहने का मतलब ये है भाई कि जैसे अच्छा एक चीज़ है स्टूडेंट, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। हाँ एक चीज़ ये है कि मेरे अंदर एक कमी है, कमी ये है कि मान लीजिए चेहरा तो कई लोग नहीं दिखाते, लेकिन जब मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना तो जैसे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ नहीं रहा हूँ, बस केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको हेडिंग क्या डालनी है वो भी बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं लिखा हूँ वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा ही दिक्कत होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा है।
तो इनके कहने का मतलब ये भाई उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है, उद्यमिता को विस्तार जो है, उद्यमिता का विस्तार आखिर क्यों करना है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो भाई देखो, कोई सा भी प्रगतिशील देश हो ना, उस देश की आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक होता है कि उस देश में जो भी रणनीति बनाई जाए आर्थिक उन्नति के लिए, उसमें औद्योगिक प्रगति का होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई देश हो, वह कहे कि नहीं भाई, मुझे अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाना है, लेकिन हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, तो क्या आप मानते हो को अच्छा आर्थिक स्थिति जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो आर्थिक वहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए तो वो अलग चीज़ है। बाकी यदि आपको आर्थिक रूप से आज के टाइम पे मजबूत होना है तो आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी ही पड़ेंगी। तो बस यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो वही कह रहा कि अगर किसी प्रगतिशील देश, प्रगतिशील आप देश जानते ही होंगे, तो ऐसे देश को यदि आर्थिक रूप से विकास करना है तो ये जो भी आर्थिक विकास के लिए रणनीति बनाएं कि भाई नहीं देखो, आर्थिक विकास करना है तो हम लोगों को पर्यटन स्थल बढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को मतलब और भी होटल बनाने पड़ेंगे, और भी कई चीज़ें बनानी पड़ेंगी, या जो भी चीज़ है विकास करना पड़ेगा, कॉलेज स्कूल बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का और आवश्यक है कि भाई आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल देखिए लोग कितना ज़्यादा बेरोज़गार हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। अब जब इंडस्ट्री ज़्यादा हो जाएगी तो लोग बेरोज़गार थोड़ी ना रहेंगे। तो वही कह रहा है कि मतलब जो भी रणनीति बना उसके लिए आवश्यक है कि उसके लिए उद्यमिता हो। और ये भी लिखा गया है कि उसे औद्योगिक प्रगति का होना अनिवार्य है। और ये भी क्या रख देखिए, औद्योगिक प्रगति अपने आप नहीं हो सकती है। अगर आप ये सोचें कि औद्योगिक प्रगति जो है वो अपने आप ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। औद्योगिक प्रगति हमारे आपके और हम सबके प्रयासों के द्वारा, निरंतर प्रयासों के कारण हो पाता है, वरना ये नहीं हो पाए। तो ये चीज़ होता है औद्योगिक प्रगति। अब इसके बाद देखिए औद्योगिक प्रगति, तो वही कह रहा है कि औद्योगिक प्रगति अपने आप नहीं होती, बल्कि इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप ऐसा सोचें कि यह जन्मजात गुण होता है कि जो लोग आगे हैं इंडस्ट्री में वही लोग आगे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यूरोप इंडस्ट्री के मामले में आगे था, लेकिन क्या चाइना ने उन्हें नहीं पिछाड़ दिया? क्यों? क्योंकि चाइना ने उतना ज़्यादा संघर्ष किया, सेक्रीफाइस किया, तो इसलिए चीन ने भी उन्हें पिछाड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि उद्यमिता का अगर विकास हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो वही लिखा है कि उद्यमिता के विकास से होने वाले लाभ। पहला लाभ क्या होता है? देखिए भाई, जब उद्योगों की संख्या बढ़ती है तो रोजगार के नए अवसर मतलब पैदा होते हैं, और जो उत्पाद विदेशों से आते हैं अब उसे हम देश में ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्केच है, ये चाइना से आता है, लेकिन जब ये इंडिया से आने लगेगा तो होगा क्या? हम लोग विदेश से आने वाली वस्तु को थोड़ा नहीं खरीदेंगे, हम अपने देश से ही खरीद लिया करेंगे। और जब इसका फैक्ट्री लगेगा तो इसकी फैक्ट्री लगने से कई लोगों को नौकरी भी मिलेगा। इसीलिए आवश्यक है तो ये चीज़ें मेरे भाई होता है। तो उद्योग की संख्या बढ़ती है, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं, जो उत्पाद हाँ, ये आप में यार दिखाई नहीं दे रहा था। जो उत्पाद विदेशों से आ रहे हैं उसको हम देश में ही बना सकते हैं। जो जब हम कोई, अब देखिए, जो उत्पाद विदेशों से आ रहे हैं उसको तो हम देश में बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो चीज़ हम अपने देश में बनाएंगे उसको हम विदेश में सेल भी तो कर सकते हैं। जिससे हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है, देश आर्थिक रूप से उन्नति करेगा, युवा समुदाय का सदुपयोग होता है। ये चीज़ होता है उद्यम के विकास करने से। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक उद्यमी की सफलता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। जैसे इनका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी आएगी। तो इतना आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा। पहला क्या है? तकनीकी बाधा,
दूसरा क्या है, वित्तीय बाधा। तीसरा क्या बाधा है, हानि बर्दाश्त न करने की सामर्थ्य। ठीक है, अब आप पहले समझिए कि तकनीकी बाधा क्या होती है। जैसे देखिए, आप इंटरप्रेन्योरशिप हैं, आपके पास उतनी सुविधा नहीं है और उद्योगों के पास तगड़ी मशीनें हैं, तो आप उनसे पिछड़ जाओगे कि नहीं, पिछड़ जाओगे ना। तो इसी चीज़ की कहते हैं तकनीकी बाधा, यानी कि आप तकनीक से भी पीछे हैं। इसके बाद वित्तीय बाधा, और आप सभी जानते हो वित्तीय बाधा सभी बाधाओं की सबसे बड़ी बाधा है। तो यही है कि अगर कोई काम आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई मशीन खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं वित्तीय बाधा। तीसरा क्या, हानि बर्दाश्त। जैसे मान लीजिए आप लोन वगैरह ले करके अपना काम चालू किए, लेकिन शुरुआत में सफलता ना मिली, तो आपको कैसा लगेगा, वही होती है। अब देखिए दोस्त, जो इसका साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा IMED फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2, उसमें बताएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।